गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? एक बार बता दीजिएगा, आवाज अच्छे से आ रही है और साफ साफ सुनाई दे रहा है? तो सभी लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का स्वागत है। बहुत सारे गुड मॉर्निंग पहले से आ गए हैं और इसीलिए पहले थोड़ा लाइव करा दिया गया था कि जो लोग पहले से जुड़ सकते हैं वो जुड़ जाएं। और आप सभी को मैंने कल भी बताया था कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं टाइमली रहूं और टाइमली ही क्लास स्टार्ट हो। तो आज के क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्तूप स्थापत्य कला। कल हम लोग मंदिर स्थापत्य कला का चैप्टर पढ़ रहे थे और मंदिर स्थापत्य कला का जो सेक्शन था वो काफी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसका आंसर कैसे लिखेंगे, उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे एक अच्छे आंसर के रूप में, उन सारे चीजों पर कल के क्लास में चर्चा हुई और वो सब कुछ आपको दिखाया गया, बताया गया। तो होपफुली ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। कुछ बच्चे जो मैं देख रहा हूं कि कमेंट कर रहे हैं कि सर आज मैं पहली बार क्लास में लाइव जुड़ा हूं। तो जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि आप सीरीज में वीडियो देखना शुरू कीजिएगा। लाइव वाला तो देख ही लीजिएगा, लेकिन जो छूट जाए ना क्लासेस, उसको एक दिन में ही बैकअप करके 1 से 2 दिन में देख करके खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि पीछे का आपको अगर समझ में आएगा तो आगे समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए, सभी लोगों का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्तूप स्थापत्य कला। तो क्या होता है, कैसे इससे रिलेटेड क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, इसका यूज हम कहां कहां करेंगे, तो वो सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आते हैं थोड़ा सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चीजें हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ते आए हैं उसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो बेसिक रूप से कला एवं संस्कृति के अंतर्गत हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि GS1 के खंड 1 का हिस्सा है। और इसके अंतर्गत 3 क्षेत्र हमें पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहला है स्थापत्य कला, यानी भवन निर्माण का जो कला होता है उसको स्थापत्य कला कहते हैं, और वो हम लोग पढ़ रहे थे। इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे मूर्ति कला, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे चित्रकला। तो ये कला के अलग अलग रूप हैं और इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब स्थापत्य कला की बात करें तो स्थापत्य कला अलग अलग कालखंड में रहे हैं। जैसे हम लोग प्राचीन काल का पढ़ रहे थे, मध्यकाल और आधुनिक काल का अगले वीक में हम लोग देखेंगे, और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो यहां पर आते हैं प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल में हम लोगों ने देखा था कि 2 तरह के कला रूप है, एक तो धार्मिक और दूसरा गैर धार्मिक। तो धार्मिक वाले कला रूप में जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे, और दूसरा है गैर धार्मिक। तो धार्मिक सेक्टर में ही जब हम लोग कल पढ़ रहे थे, तो यहां पर हमें कुछ कला रूप पढ़ने हैं जिसमें मंदिर स्थापत्य कला है। तो पिछले क्लास में 2 क्लास में हम लोगों ने मंदिर स्थापत्य कला को देखा। आज हम लोग स्तूप स्थापत्य कला को देखेंगे कि स्तूप कैसे निर्मित किए जाते हैं। उसके अलावा चैत्य स्थापत्य कला भी देखेंगे। इसके अलावा गुहा स्थापत्य कला है और विहार स्थापत्य कला है। तो ये सब स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं और बारी बारी से इन सारे स्थापत्य कला को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब आइए इस पर बात करते हैं कि मंदिर स्थापत्य कला और चैत्य स्थापत्य कला, गुफा स्थापत्य कला और विहार स्थापत्य कला से रिलेटेड पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेक्शन है वो है हमारा स्तूप स्थापत्य कला। स्तूप चैप्टर है, तो इसीलिए आज का जो सेक्शन है वो है स्तूप। तो मंदिर वाला सबसे पहले तो कमेंट करके बताइए कि ये समझ में आ गया था, क्लियर हो गया था, और अगर इसको लिख रहे हैं, बना रहे हैं, तो कितना अच्छा से बन रहा है, नहीं बन रहा है, इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करेंगे और मंदिर स्थापत्य कला के बारे में आप बता देंगे। फिर हम लोग स्तूप वाले पार्ट पे आज का डिस्कशन करना शुरू करेंगे। चलिए, तो आज हम लोग आते हैं और स्तूप स्थापत्य कला की बात करते हैं। तो स्तूप क्या होता है थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग उस चीज को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो स्तूप जो है वो बेसिक रूप से उसकी संरचना अगर आप देखना चाहें तो ये उसकी संरचना है। इस तरह की कुछ संरचना होती है। जैसे आपने सांची का स्तूप देखा होगा, तो ये जो आपका पहले पेज पे जो फोटो दिखाई दे रहा था, ये सांची के स्तूप का ही चित्र है। ये जो स्तूप दिखाई दे रहा है, इस तरह के स्तूप का आर्किटेक्ट होता है और इसी को हम लोग स्तूप कहते हैं।
तो स्तूप होता क्या है, स्तूप से रिलेटेड क्या क्या तथ्य हैं और कैसे यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सारे चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्तूप स्थापत्य कला में सबसे पहले पेन कॉपी निकाल लीजिए, लिखना शुरू करेंगे। स्तूप स्थापत्य की बात कर रहे हैं हम लोग कि स्तूप में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो जब भी मैंने बताया था कि मेंस के लिए हम लोग स्टडी करेंगे, तो जितने भी सेक्शन या जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा सा बांट के पढ़िए। जितना तोड़ के पढ़ेंगे उतना याद रखना आसान होगा, उतना क्वेश्चन में उसको लिखना आसान होगा। ठीक है, तो यहां पर स्तूप स्थापत्य कला में सबसे पहले एक परिचय हम लोग समझेंगे कि आखिर ये स्तूप क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। दूसरा, जो स्थापत्य कला से रिलेटेड स्तूप में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका देखेंगे विकास, कि कैसे स्तूप का धीरे धीरे करके विकास हुआ और जो अभी हम लोग देख रहे थे फिगर, यहां तक कैसे ये पहुंचा, इसको हम लोग, तो ये आपको ध्यान देना है। तीसरा, अगर हम लोग बात करें तो विकास के बाद जो है संरचना, ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा कि कैसे बनावट होती है, कैसा स्ट्रक्चर होता है स्तूप का, इसको हम लोग समझेंगे। और चौथा, यहां पर हम लोग देखेंगे महत्व, यानी आज के समय में स्तूप का क्या महत्व है, किस दृष्टि से इंपॉर्टेंस है इस स्तूप आर्किटेक्ट का। हालांकि स्तूप आर्किटेक्ट से अभी तक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, मंदिर आर्किटेक्ट से अभी तक क्वेश्चन आ चुके हैं, स्तूप वाला अभी बाकी है, तो ये पढ़ के रखना है ताकि अगर आ गया एग्जाम में तो इसको आप लिख सके। दूसरा, स्तूप डायरेक्ट आए ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन मौर्य काल के दौरान, पाल कला के दौरान, ये ऑलरेडी आपको पढ़ना पड़ता है, तो यहां पढ़ा हुआ रहेगा, तो जब वहां पढ़ने जाएंगे तो बहुत आसान लगेगा और आसानी से आप इन चीजों को समझ पाएंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्तूप स्थापत्य कला की चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं परिचय वाले पार्ट पे। तो परिचय वाले पार्ट पे हम लोगों को जानना है कि आखिर ये स्तूप क्या होते हैं। तो बेसिक रूप से सबसे प्राचीन जो स्तूप के रिगार्डिंग जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद में स्तूप के मतलब होता है मिट्टी का ढेर। मिट्टी का ढेर यानी मिट्टी का अगर कोई ढेर था इस तरह से, तो उस तरह के मिट्टी के स्थल को स्तूप के रूप में प्रयोग किया गया। फिर बाद में इसको पाली भाषा में प्रयोग किया गया और इसके लिए थूपा शब्द का यूज किया गया। धीरे धीरे यह जो स्तूप था, इस संरचना का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़ता चला गया और फिर ऐसा माने जाने लगा कि स्तूप शब्द जो है वो बौद्ध धर्म का हिस्सा है। हालांकि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये ऐसा नहीं था कि बौद्ध धर्म से स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट तो ये ऋग्वेद से हुआ था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म में इसका इतना ज्यादा प्रयोग हुआ, बौद्ध धर्म में इसको इतना ज्यादा महत्व दिया गया कि देखते ही देखते यह जो है बौद्ध धर्म का एक हिस्सा बन गया। तो बौद्ध धर्म का हिस्सा बना तो वास्तव में बौद्ध धर्म के लोग यहां क्या करते थे, तो बौद्ध धर्म के लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत इस मिट्टी के ढेर के अंदर कुछ अवशेष जो हमारे होंगे, जो धार्मिक अवशेष जिसको कह सकते हैं, उनको हम रख देंगे और ये धार्मिक अवशेष रखने का जगह होगा तो एक तरह से ये हमारा बन जाएगा क्या, पवित्र स्थान बन जाएगा। और इस पवित्र स्थान को हम लोग अपने धार्मिक प्रतीक या धार्मिक क्षेत्र के रूप में चिन्हित करेंगे और इस तरह से यह स्तूप बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल के रूप में स्थापित हो गया और आज भी बौद्ध धर्म के पवित्र केंद्र और धार्मिक अवशेष संरक्षण केंद्र के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसमें धार्मिक अवशेष का मतलब होता है कि किसी बौद्ध संत का या बौद्ध गुरु का जो शारीरिक अवशेष है, उनके कुछ वस्तु संबंधी अवशेष है, उनको रखा जाता है और एक प्रकार से धार्मिक केंद्र या पूजा केंद्र के रूप में इनका उपयोग वो करते हैं। तो इसी तरह से ये स्तूप आर्किटेक्ट का विकास हुआ। अब स्तूप आर्किटेक्ट के अंतर्गत यदि हमें परिचय पूछा जाता है तो हम क्या लिख सकते हैं, परिचय में क्या लिख सकते हैं, तो उसी चीज को हम लोग थोड़ा सा यहां पर स्पष्ट करेंगे। तो लिखिए, परिचय में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो उसको हेडिंग दीजिए परिचय। प्राचीन काल में मिट्टी के ढेर को स्तूप के रूप में
चिन्हित किया जाता था। बाद में इसका संबंध बौद्ध धर्म से स्थापित हो गया। स्तूप में बौद्ध धर्म के धार्मिक अवशेषों को संरक्षित किया जाने लगा। जिसके कारण स्तूप को बौद्ध धर्म का पवित्र एवं धार्मिक केंद्र माना गया। बौद्ध धर्म से जुड़े शासकों ने स्तूपों के निर्माण में विशेष रूप से रुचि ली और भारत भर में अनेक स्तूप स्थापित किए गए। ये स्तूप आज प्राचीन संस्कृति, धार्मिक प्रतीक, ऐतिहासिक विरासत के रूप में प्रचलित है। तो ये मैंने थोड़ा स्तूप के बारे में बताया, जिसमें लगभग सभी चीजों को मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की और सारे बातों को मैंने यहां समेटने की कोशिश की। अब ये जरूरी नहीं है कि सर यही एग्जाम में लिखना है, नहीं, ये मैंने आपको बहुत सारी चीजों को समझाया। जरूरत होगा तो इसको एग्जाम में यूज करेंगे। जैसे यहां कह रहा है कि प्राचीन काल में मिट्टी के ढेर को स्तूप के रूप में चिन्हित किया गया था। बाद में इसका संबंध बौद्ध धर्म से स्थापित हो गया। स्तूप में बौद्ध धर्म के धार्मिक अवशेषों को संरक्षित किया जाने लगा, जिसके कारण स्तूप को बौद्ध धर्म का पवित्र एवं धार्मिक केंद्र माना गया। बौद्ध धर्म से जुड़े शासकों ने स्तूपों के निर्माण में विशेष रूप से रुचि ली और भारत भर में अनेक स्तूप स्थापित किए। ये स्तूप आज प्राचीन संस्कृति, धार्मिक प्रतीक, ऐतिहासिक विरासत के रूप में प्रचलित है या उसके वाहक हैं। तो इस तरह से ये एक संक्षिप्त परिचय है कि स्तूप होता क्या है, स्तूप की स्थापना क्यों की गई, स्तूप का महत्व इतना क्यों है। तो बौद्ध धर्म से जुड़ा है, सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है, धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है, ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है,
कलात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, तो हर दृष्टि से इसका महत्व है और इसी कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आइए दूसरे पार्ट को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, जो कि क्या है, विकास। विकास का मतलब है डेवलपमेंट, कि कैसे ये जो कह सकते हैं कि इसका विकास हुआ, बौद्ध धर्म में धीरे धीरे कैसे करके विकास हुआ, तो इसको हम लोग थोड़ा सा दिखा सकते हैं। और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब अगर आपके पास कोई चित्र बनाने की क्षमता हो, तो चित्र बनाने वाले कॉन्सेप्ट में राइट साइड में आप चित्र बनाइए और लेफ्ट साइड में अपने कंटेंट को सजाइए, जिससे आपका आंसर जो है वो काफी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए उसी तरीके से थोड़ा सा इसको देखते हैं कि कैसे अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसको समझते हैं हम लोग। यहां पे थोड़ा सा विकास को देखते हैं। तो विकास देखने के लिए मैंने बताया कि यहां पर हम लोग एक रेखा खींच देंगे, इस साइड में हम चित्र बना देंगे और यहां पे चित्र बना देंगे और इस साइड कंटेंट लिखेंगे। तो जैसे यहां विकास की गतिविधियों को हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट ही। ठीक है, चलिए। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो हम विकासात्मक गतिविधियों के बारे में बताने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा 2-3 चरण में देख सकते हैं कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। वैदिक काल में मिट्टी के ढेर या अस्थियों के अवशेष के रूप में इसका या इसकी शुरुआत हुई। और इस दौरान सिंपल सा ये मिट्टी का ढेर, बहुत ही कोई कह सकते हैं कि इसका शेप कुछ फिक्स नहीं था। शुरुआत हुई, इसकी आकृति निश्चित नहीं थी, यानी कोई शेप इसका फिक्स नहीं था, सिर्फ मिट्टी का इस तरह से ढेर हो गया तो ये इसको स्तूप बना दिया गया। मिट्टी का ढेर, ठीक है। और ये किस काल की बात हो रही है, तो यहां पर हम यहां पर लिख सकते हैं कि वैदिक काल की बात हो रही है, कि वैदिक काल में केवल मिट्टी का जो ढेर होता था उसको, और खास करके वो मिट्टी का ढेर ये नहीं कि कहीं भी मिट्टी रख देंगे तो उसको स्तूप कहेंगे, खास करके जो समाधि स्थल होते हैं या किसी के मृतक अवशेष पर जो मिट्टी डाल दिया जाता है, तो उसी के लिए ये शब्दों का प्रयोग किया जाता था। अब अजी नेक्स्ट दूसरे पॉइंट की ओर आते हैं, तो थोड़ा सा स्पेस दे देंगे ताकि हमारा साफ सुथरा आंसर दिखे। दूसरा है महाजनपद काल में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर पर 8 स्तूप, ब्रैकेट में इसके अतिरिक्त
एक अंगार स्तूप निर्मित किया गया। पहली बार यहीं से बौद्ध धर्म में स्तूप परंपरा की स्थापना हुई। तो क्या हुआ कि एक कहानी आपने सुना होगा कि बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यानी महापरिनिर्वाण जिसको कहते हैं। तो बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, मल्ल क्षेत्र में हुई थी। तो जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो बहुत सारे लोग पहुंचे, बहुत सारे लोग मतलब राजा लोग, और राजा लोगों ने कहा कि मेरे यहां भी बुद्ध जुड़े थे, मुझसे भी बुद्ध जुड़े थे, मुझे भी उनके अवशेष चाहिए। तो जो बुद्ध के अस्थियों के अवशेष थे जो दाह संस्कार के बाद बचे थे, तो उसको 8 भागों में बांटा गया और 8 राजा उसको लेकर के चले गए। लास्ट में एक और राजा पहुंचा, तब तक बुद्ध के अवशेष क्या हो चुके थे? बट चुके थे, तो सिर्फ राख बचा हुआ था। तो उस राख को उठा करके वो राजा लेके चले गए। तो इस तरह से बुद्ध के अवशेष पर 8 स्तूप जो कि उनके शारीरिक स्तूप पे बनाए गए थे, और एक जो उनके अंगार से यानी राख से, जो जलता हुआ राख बचा हुआ था, उससे एक स्तूप बनाया गया था। और पहली बार यहीं से बौद्ध धर्म में स्तूप की परंपरा का शुरुआत हुआ। और यहां पर जो भी स्तूप बना तो इसी तरह का एक शेप निकल करके आया, और इसमें भी मिट्टी का प्रयोग, यानी इस पीरियड में मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो महाजनपद काल, महाजनपद काल में इसकी शुरुआत हुई थी इस तरह के स्तूप बनने का। और बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निर्मित 8 स्तूप इसी प्रकार से बनाए गए थे। यानी स्टार्टिंग में जब बना तो सिर्फ ले जाया गया उसको प्लेन सरफेस पर, उसको अवशेष को रख के मिट्टी से ढक दिया गया, एक गोल शेप दे दिया गया, और इस तरह का शेप निकल करके सामने आया। और इस तरह से ये धीरे धीरे करके ये जो स्तूप जो आज हम लोग देख रहे हैं यहां पर कि ये स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि रातों रात बन गया था। ये स्ट्रक्चर पहुंचने में बहुत टाइम लगा, मतलब कई दशक शताब्दी लग गए। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं, और अब ये स्टेप यानी ये जो सीन है वो कैसे क्रिएट होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। तीसरा स्टेप बात करते हैं। मौर्य काल के दौरान अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। इस काल में स्तूपों में ईंट का पहली बार प्रयोग किया गया। ईंट का प्रयोग जो है इस काल में शुरू हुआ, और स्तूपों में ईंट से जो है वो निर्माण किए जाने लगे। ठीक है, तो ईंट का निर्माण किया जाने लगा। तो इसका भी हम आरेख बना करके यहां पे दिखा सकते हैं कि ऐसे ये बना, और ये संरचना ऐसी ही थी, बस अंतर क्या था? ईंट का प्रयोग। यहां पर स्ट्रक्चर में ईंट का प्रयोग किया जाने लगा, थोड़ा इसका ऊंचाई दिया जाने लगा, ठीक है, चबूतरा बनने लगा, और इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर निकल करके सामने आया। और ये किस काल में निकल के आया? मौर्य काल में यहां पर इस तरह की संरचना निकल करके आई। और इसके अगर हम लोग उदाहरण देखें तो बिहार में केसरिया स्तूप है जो कि इसका महत्वपूर्ण एक उदाहरण माना जाता है। एक पिपरहवा
स्तूप है जो कि यूपी का है और सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है। इसके अलावा सांची का स्तूप है जिसमें पहली बार ईंट का प्रयोग जो है देखने को मिला था, और इस तरह के जो एग्जाम्पल है वो निकल करके सामने आए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अगले चरण में देखते हैं। तो अगले चरण में मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल में ईंट के साथ साथ पत्थर का प्रयोग किया गया, विशेषकर शुंग, सातवाहन एवं कुषाण शासकों ने इसमें अपना योगदान दिया। और यहीं से थोड़ा सा शेप चेंज हो गया, यानी अब जो बनता था उसमें थोड़ा और सुधार आया, और इस तरह से चबूतरे पर बनाया जाता था, इस तरह से एक संरचना होती थी, और इसमें एक बाउंड्री खींचने का यानी बाउंड्री वॉल बनाने का एक जो परंपरा है वो स्टार्ट हो गया इस तरह से। और इस तरह से जो है ये बाउंड्री बनाए जाते थे, और इस बाउंड्री में पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं पत्थर का प्रयोग, पत्थर का प्रयोग किया जाता था। इससे पहले पत्थर का उपयोग नहीं हुआ था। सबसे पहला वो शासक था जिसने पत्थर का उपयोग किया था, वो तो शुंग शासक। ठीक है, और एक केंद्र है जो कि आप जानते होंगे, सांची। तो वहां पर सांची वाला जो है, जो अशोक के टाइम में बना था, उसको स्पेशली जो है इन्होंने पत्थर लगवा करके थोड़ा और अच्छा कर दिया। तो इसको हम लोग कह सकते हैं मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल में यहां पर जो उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, तो सांची के स्तूप का उदाहरण यहां पर भी दे सकते हैं, क्योंकि सांची के स्तूप में इन्होंने पत्थर का उपयोग कराया था, और पहली बार पत्थर का प्रयोग करके इन सारे चीजों का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो 4 स्टेप आप लोगों ने देख लिया। पहला है कि वैदिक काल में जो स्तूप था वो बेसिकली स्तूप बौद्ध धर्म से तो जुड़ा नहीं था, लेकिन ऋग्वैदिक चीजों में उसकी चर्चा मिलती है, और केवल एक अस्थि के अवशेष केंद्र के रूप में जाना जाता था। बौद्ध धर्म में इसकी शुरुआत जो है वो महाजनपद पीरियड में हुई, जब बुद्ध की मृत्यु हुई। और फिर मौर्य काल आया, तो मौर्य काल में अशोक ने 84,000 स्तूप बनवा करके इसका खूब विस्तार किया। फिर आया मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल में अगर हम लोग देखें तो मौर्योत्तर काल में इन्होंने इस संरचना में पत्थर के प्रयोग कराने शुरू किए, उसमें वेदिका का निर्माण कराना शुरू किया। वेदिका मतलब घेरावा होता है, घेरावा के माध्यम से उसको संरक्षित करने की बात की गई, और पत्थर का उपयोग इसमें शुरू हुआ। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। अब एक पॉइंट और है जो लास्ट हम लोग लिख सकते हैं, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में भी स्तूपों का निर्माण किया गया। इस काल में पत्थर के साथ साथ अलंकरण, अलंकरण मतलब सजावट, को की अलंकरण की प्रधानता थी।
और इस काल में आकर के थोड़े से क्या किए गए, ऐसे बनाए गए स्तूप कि उसमें थोड़ा सजावट हो, ज्यादा से ज्यादा सजावट किया जाए, इस तरह की चीजों पर काम किया गया। ठीक है, तो ये स्तूपों की संरचना उभर करके आई और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में गुप्त काल। तो गुप्त एवं गुप्तों के बाद का जो पीरियड था, उस पीरियड में आकर के ये स्थापित हो गया और इस तरह का शेप जो है लगभग तय हो गया कि इस तरह का शेप बन करके आएगा। तो ये हमारा जो टॉपिक था, उस टॉपिक में हम लोग आज स्तूप को पढ़ रहे थे। तो स्तूप में हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट क्या किया, परिचय, कि आखिर ये स्तूप क्या होते हैं, तो परिचय समझ में आ गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या था, विकास। विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, कैसे कैसे ये डेवलपमेंट हुआ। तो ठीक है, तो ये डेवलपमेंट जो है ये आपको दिखाई देगा कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ था। तो विकास क्रम में अगर हम लोग देखें तो यहां पर कैसे कैसे स्टेप वाइज इसका डेवलपमेंट हुआ। पहले मिट्टी के ढेर के रूप में, फिर उसका थोड़ा शेप क्लियर हुआ, फिर शेप क्लियर होने के बाद जो है उसका आकार क्लियर हुआ। आकार में फिर ये जो वास्तविक स्वरूप आता है, उस वास्तविक स्वरूप के रूप में जो है यहां पर, ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हम लोग देखते हैं। अब आइए हम लोग इसके तीसरे पार्ट पे चलते हैं, जो हमारा प्रश्न का था, वो था संरचना। संरचना का मतलब है बनावट, यानी स्तूप की स्थापत्य शैली, यानी स्तूप जो है इसकी जो स्थापत्य कला की विशेषता है उसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो स्तूप स्थापत्य कला में अगर हम लोग बात करें तो कैसी इसकी बनावट है, इसको हम लोग थोड़ा सा। प्रवीण कुमार सर, मेरा लाइव क्लास अटेंड नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो बाद में रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। जितना लाइव देख पाते हैं देखिए, नहीं देख पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें आ रहे हैं, संरचना की बात करें तो संरचना में अगर हम लोग इस चीजों को समझे कि आखिर ये कैसे आया, तो यहां पर लिख सकते हैं स्तूप स्थापत्य शैली का क्रमिक रूप से विकास हुआ। इसका वास्तविक स्वरूप मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में आकर स्थापित हुआ। सांची स्तूप इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। इसकी संरचनात्मक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यानी एक तो जो ये बनना शुरू हुआ तो ऐसा नहीं था कि पहले दिन बहुत अच्छा बन गया था, इसमें थोड़ा समय लगा था। तो समय लगा था तो स्तूप स्थापत्य शैली का क्रमिक विकास हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे बनना शुरू हुआ, धीरे धीरे आकार लेना शुरू हुआ।
हाँ, संरचना में ही मेनली फिगर बनाना है। ये तो आप दिखा रहे थे बस, यहां पर जब हम लोग फिगर बनाएंगे तो उसको दिखाएंगे कि कौन सा फिगर का क्या नाम है, उसका क्या पार्ट है, उसका क्या योगदान होता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है, वो बताएंगे। तो संरचनात्मक रूप से ये कैसे बड़ा, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सांची स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश का सांची स्तूप जो है वो सारे स्तूपों में सबसे सुंदर, प्राचीनतम जो कह सकते हैं स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है। हालांकि सबसे पुराना जो है वो पिपरहवा स्तूप को माना जाता है, लेकिन सबसे प्राचीन सुंदर आकृति और एक व्यवस्थित आकृति अगर कहीं देखने को मिलती है तो वो सांची में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी चीज को अब हम लोग थोड़ा सा इसको एक अरेंज वे में फिगर के थ्रू दिखाएंगे। अब यहां भी चूंकि हमें संरचना दिखाना है तो एक तरफ हम लोग ले सकते हैं इस तरह से स्पेस, जहां पर हम संरचना दिखाएंगे, और दूसरी तरफ हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, राजगीर का स्तूप सर किसने बनाया? राजगीर का स्तूप जो है वो काफी बाद का है, आजादी के बाद का है, और वो रत्नागिरी पहाड़ी पे बना हुआ है, और वो विश्व का सबसे ऊंचाई पर, भारत का सबसे ऊंचाई पर बनाया गया स्तूप माना जाता है राजगीर वाला। तो वो जो जाते हैं वो प्राचीन वाला नहीं है, जो अशोक के टाइम का बना है, ऐसा बना है, वो नहीं है, वो बाद का है। ठीक है, लिखने समय मिस्टेक हो जाए तो क्या करें, उसको काट दीजिए, फिर से उस पॉइंट को लिख दीजिए, उसमें क्या है। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा स्तूप की संरचना को देखते हैं कि स्तूप कैसा होता है। तो सबसे पहले एक चबूतरा बनाना है, ये आपको भी सीखना है कि कैसे बनाएंगे। तो एक चबूतरा बनाइए इस तरह का, चबूतरे पर क्या करना है, एक गोल शेप बनाइए इस तरह का, फिर उसके ऊपर एक बॉक्स बनाइए इस तरह से, और बॉक्स को ऐसे करके इसको बहुत सारे छोटे छोटे ब्रैकेट में बांट दीजिए। ठीक है, फिर उसके ऊपर एक डंडा, और इस डंडे में छाते जैसी संरचना इस तरह से 3 बना दीजिएगा, काफी रहेगा। और ये हो गया, इसको कहते हैं छत्र। ये भी हम बताएंगे किसको क्या कहते हैं। तो 3 बन गया, 3 बन गया। अब ये नीचे आते हैं, नीचे आएंगे तो यहां पर आपको क्या करना है, इस तरह से एक घेरावा क्रिएट करना है, इस तरह का आपको एक घेरावा बना लेना है। और यहां पर इस तरह से 2 डंडे, और इसमें 3 डंडे ऐसे, ये घेरावा हो गया। अब इस घेरावा को जो है, ये बाउंड्री है एक्चुअली, तो इस तरह से बाउंड्री को थोड़ा सा सजा सकते हैं आप। ध्यान ये रखना है कि एग्जाम में ये सारे चीजें हमको 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड के अंदर बनाना होता है। ऐसा नहीं कि हम उसको लगेंगे सजाने, एकदम हमको अच्छा सा एक शेप देना है। जो अच्छा शेप देने जाएगा वो एग्जाम में फेल हो जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये आप शेप बनाए। अब शेप बनाए तो इसमें जो है शेप में 8 पार्ट होते हैं। ठीक है, 8 नाम याद रखना है। ठीक है, 8 नाम याद रखना है। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रवेश द्वार होता है, इसको प्रवेश द्वार कहते हैं, इसको कहते हैं तोरण। ध्यान ये रखना है कि कल हम लोग द्वार को अलग अलग नाम से पढ़ रहे हैं। जैसे द्रविड़ शैली में जो द्वार होता था प्रवेश द्वार, उसको कहते थे गोपुरम। यहां जब बौद्ध धर्म में कोई भी प्रवेश द्वार होगा तो उसको कहेंगे तोरण। तो बौद्ध धर्म में प्रवेश द्वार को तोरण कहते हैं। ये जो बाउंड्री घेरा हुआ है, इस बाउंड्री को कहते हैं वेदिका। इसको मतलब 4 दीवारी या घेरावा कहते हैं, और ये वेदिका इसको कहलाता है। ये जो चबूतरा है, इसको चबूतरा ना कह के कहा जाता है मेधी, यानी इसका उपयोग यहां किस रूप में होता है, मेधी कहा जाता है। ठीक है, सांची स्तूप का निर्माण अशोक के पीरियड में कराया गया था, लेकिन बाद में उसमें पत्थर का उपयोग शुंग के दौरान कराया गया था। ठीक है, मेधी, मेधी हो गया। अब यहां पर जो ये चबूतरा और मेधी के बीच में एक रास्ता है, इस रास्ता को कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ, यानी इस रास्ते से होकर के चक्कर लगा सकते हैं इस गोल वाले पार्ट को। तो यहां भी प्रदक्षिणा पथ होता है, कभी कभी यहां भी होता है, तो इसको कहेंगे प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ, तो प्रदक्षिणा पथ हो गया ये। तो ये प्रदक्षिणा पथ आप बना सकते हैं। अब यहां पर ये हो गए 4 आपको, तोरण, वेदिका, मेधी और प्रदक्षिणा पथ। ये नीचे के 4 पार्ट हो गए। अब ऊपर के 4 की ओर चलते हैं। ये गोलाकार भाग है, इसको अर्ध गोलाकार भाग कहते हैं, और इसको अंड कहा जाता है। अंड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको क्या कहते हैं, अंड कहते हैं, अंड।
इसके अलावा जो ये बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स को जो कहते हैं कि इस बॉक्स को कहते हैं हर्मिका। हर्मिका। तो जब शुरुआती दौर में, अब यहां अंतर मैं समझाना चाहता हूं, जब शुरुआती दौर में जब स्तूप की संरचना शुरू हुई थी तो सीधे मिट्टी का होता था, तो इसी मिट्टी के नीचे अवशेष रख दिया जाता था, कोई भी अवशेष। लेकिन बाद में जब यह स्वरूप निकल के आया, ये वाला, तो जो पवित्र अवशेष है वो रखा जाता है इसी हर्मिका के अंदर। यानी जो अवशेष होगा उसको कहां रखा जाता है? हर्मिका के अंदर। अब इसके बाद जो है ये डंडा जो निकला हुआ है, जो लंबा सा स्तंभ है, जिसको पिलर कह सकते हैं, स्तंभ कह सकते हैं, तना कह सकते हैं, उसको यहां पे कहा जाता है यष्टि। यष्टि कहा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। और ऊपर में जो छाते जैसी संरचना है, इसको कहा जाता है छत्र। अब इस तरह से इस पूरे स्तूप के हो गए कितने पार्ट? 8। 4 नीचे 4 ऊपर। 4 नीचे में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या हो गया? तोरण। तोरण के बाद बाउंड्री घेरा हुआ है, वेदिका। वेदिका के अंदर जाएंगे तो घूमने के लिए रास्ता, प्रदक्षिणा पथ, और फिर जाएंगे तो एक चबूतरा मिलेगा, जिस पर चढ़ेंगे तो फिर प्रदक्षिणा पथ दोबारा मिलेगा। तो चबूतरा पे चढ़ेंगे तो चबूतरे को क्या कहेंगे? मेधी। तो नीचे से 4 हो गए, तोरण, वेदिका, प्रदक्षिणा पथ और मेधी, 4 हो गए। ऊपर जाते हैं तो ऊपर में सबसे पहले गोलाकार भाग, अंड। अंड के ऊपर एक बॉक्स, बॉक्स को क्या कहेंगे? हर्मिका। हर्मिका के ऊपर एक डंडा, डंडे को क्या कहेंगे? यष्टि। और उसमें छाते जैसी संरचना, छत्र। तो इस तरह से ये 8 भाग होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 8 भाग होते हैं। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक करके जो है हम इसको बताएंगे कि आखिर ये संरचना में ये जो पार्ट है ये क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसको हम लोग एक एक करके बताना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, यहां पर स्टार्ट करते हैं तोरण से। तो तोरण, तोरण की बात करते हैं तो तोरण के बारे में लिखेंगे, स्तूप का प्रवेश द्वार, जिसकी संख्या एक या 4 हो सकती है। यानी किसी किसी में क्या होगा? एक ही प्रवेश द्वार होगा, और किसी किसी में क्या होगा? चारों दिशा में 4 प्रवेश द्वार होंगे, ठीक है। 4 प्रवेश द्वार होने का मतलब यह है कि चारों तरफ से आप प्रवेश कर सकते हैं इसमें, ठीक है, चारों तरफ से प्रवेश कर सकते हैं। इसका दार्शनिक महत्व है। यानी ये एक प्रकार से बौद्ध दर्शन को दर्शाता है। अब इसके दार्शनिक महत्व को अगर समझे तो 4 दिशा होते हैं इस तरह से। इसको थोड़ा सा यहां पे फिगर आउट कर सकते हैं, आप फिगर बना करके दिखा सकते हैं। 4 दिशा है, थोड़ा सा जगह यहां पे कम पड़ रहा है, इधर बना देते हैं। 4 दिशा है। 4 दिशा में आपको पता है कि ऊपर जो होगा वो नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा। ये दिशा हो गए। अब ये चारों दिशा का अपना दार्शनिक महत्व होता है। पूरब जो होता है ये बेसिकली बुद्ध का जन्म स्थान, इसको प्रदर्शित करता है। दक्षिण जो होता है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। तो इसका मतलब यह हो गया कि ज्ञान की प्राप्ति। और जन्म स्थान का मतलब क्या हो गया? लुम्बिनी। तो लुम्बिनी को दर्शाता है। नॉर्थ में अगर हम लोग जाते हैं तो नॉर्थ में निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति। और पश्चिम में अगर हम लोग जाते हैं तो प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश। और इस तरह से इसको देखा जा सकता है। और ये बुद्ध के चारों दिशाओं को दर्शाने वाला है, और यही कारण है कि इसका दार्शनिक महत्व होता है।
तो ये वाला भी चित्र दिखा दीजिए, ये वाला भी आप कहीं पे स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हैं, अगर इधर जगह नहीं है तो यहां बना के दिखा सकते हैं, मतलब आपको दिखाना है, ठीक है। तो इस तरह से दिखाइए। तो तोरण हो गया। अब तोरण के बाद हम लोग दूसरा आते हैं कि तोरण के बाद जो है वो है वेदिका। यहां लिख सकते हैं कि पवित्र स्तूप की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु वेदिका का निर्माण किया जाता है। पत्थर से बने वेदिका की शुरुआत शुंग काल में हुई। तो पत्थर से बने हुए इन वेदिकाओं का निर्माण जो है सबसे पहले कब हुआ था? शुंग काल में इसको शुरू किया गया था। अब वेदिका के बाद जो अंदर बढ़ेंगे तो क्या है? प्रदक्षिणा पथ। तो कोशिश ये भी करें कि हम क्रम से वहां पे बता रहे हैं तो क्रम से इसको भी लिखें ताकि पढ़ने वाले को ज्यादा आसान लगे समझना। तो प्रदक्षिणा पथ में लिख सकते हैं तोरण से प्रवेश के बाद स्तूप के चारों ओर भ्रमण हेतु निर्मित पथ होता है। यानी प्रदक्षिणा पथ क्या है? तो स्तूप के चारों ओर भ्रमण करने के लिए जो पथ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो ये आपको यहां पर आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो मेधी। मेधी मेधी अभी आपको बताए थे कि क्या होता है? तो ये चबूतरा होता है। तो इसी चीज को यहां पे बता देना है कि ये क्या होता है? तो चबूतरा होता है। स्तूप के मुख्य भाग के निर्माण हेतु धरातल से ऊंचा उठा हुआ चबूतरा होता है। तो जो मेधी है वो स्तूप के मुख्य भाग के निर्माण हेतु, यानी मुख्य भाग ये है तो इसके निर्माण के लिए जो जमीन से ऊंचा उठा हुआ चबूतरा है उसी को क्या कहा जाता है? मेधी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिए हैं? हाँ, फटाफट स्पीड में भी थोड़ा नोट करना है क्योंकि राइटिंग स्पीड भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। जितना कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि टाइमली आप सारे कंटेंट को लिखें, फिगर बनाएं, ये सब करें। तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये स्तूप के मुख्य भाग के निर्माण हेतु धरातल से ऊंचा उठा हुआ चबूतरा होता है। अब ये 4 बता दिए तो मैंने बताया था कि इसको 8 कर देना है। तो 8 में से 4 आपने बता दिए तो 4 के बाद ऊपर अब जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा? तो सिंपल सा है कि नीचे का 4 हो गया तोरण, वेदिका, प्रदक्षिणा पथ, मेधी। अब हमारे पास क्या बचा? अंड, हर्मिका, यष्टि और छत्र। तो आइए अब हम लोग इस पर बात करते हैं। तो अंड, स्तूप का अर्धगोलाकार भाग अंड होता है। तो ये अंड जो है वो स्तूप का अर्धगोलाकार भाग है।
जिसमें प्रवेश के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तो जो एक्चुअल स्तूप होते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि सर ये अंडा जैसा जो बना है तो इसके भी अंदर एक गेट होगा, इसके अंदर घुस के देखेंगे कि क्या हो रहा है। नहीं, इसके अंदर जाने का उपाय नहीं है और इसमें प्रवेश की जरूरत नहीं है। ये एक मिट्टी से ढका हुआ एरिया होता है जिसके ऊपर ईंट लगा करके उसको ढक दिया जाता है और फिर उसको प्लास्टर व्लास्टर करके वो बराबर कर दिया जाता है। अभी आधुनिक समय में जो बन रहा है उस पर पत्थर उत्थर लगा दिया जाता है, तो इसके अंदर प्रवेश नहीं किया जाता है। ये ध्यान रखना है कि अंड के अंदर प्रवेश द्वार नहीं होता है, ना ही उसमें प्रवेश के लिए कोई स्थान होता है, तो ये ध्यान रखना है। अंड के बाद जो हमारे ऊपर हर्मिका की बात करें तो हर्मिका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पवित्र जो अवशेष होते हैं वो इसी में रखे जाते हैं। तो लिखिए इसको कि स्तूप के ऊपर या अंड के ऊपर, एक तरह से कह सकते हैं, अंड के ऊपर आयताकार या वर्गाकार रूप में निर्मित एक बॉक्स की संरचना पवित्र अवशेष को इसी में संरक्षित किया जाता है। तो पवित्र अवशेष को संरक्षित किए जाने का ये स्थान है और यहां पर मतलब जो अवशेष होंगे वो यहीं पर रखा जाता है। ठीक है। यष्टि का मतलब क्या हो गया? स्तंभ। तो स्तूप के ऊपरी भाग में खड़ा स्तंभ या तना। तो सबसे ऊपरी भाग में जो खड़ा हुआ स्तंभ या तना है उसको यष्टि कहते हैं। और ये हो गया छत्र। छत्र का मतलब हो गया छाते जैसी संरचना। तो यष्टि में निर्मित छाते जैसी संरचना तीन छत्र को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ से जोड़ा जाता है। यानी ऐसा माना जाता है कि ये जो ऊपर में तीन संरचना है त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ, ये वास्तव में जो है ये वास्तव में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये आठों क्या है इस सेंटर कह सकते हैं कि इसमें, तो ये आपको क्लियर हो गया कि आठों जो है ये क्या है? तोरण, वेदिका, प्रदक्षिणा पथ, मेधी, इसके अलावा अंड, हर्मिका, यष्टि और छत्र, ये आठों क्या है इस स्तूप के अंतर्गत, इसको हम लोगों ने समझा और इसको थोड़ा थोड़ा करके बता दिया।
चाहिएगा तो यहां पर आप जो छत्र है इसको बता सकते हैं कि ये बुद्ध के त्रिरत्न को प्रदर्शित करता है, यानी बुद्ध के त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ, तो इसको प्रदर्शित करता है। तो अब ये जो पूरा समझ लिए हैं, तो अब इस मैप को आइए देखते हैं। तो ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहला हो गया सबसे नीचे, ये प्रवेश द्वार है तो क्या कहलाएगा? तोरण। इसके अलावा जो बाउंड्री किया हुआ है वो कहलाएगा वेदिका। वेदिका के अंदर घूमने वाला होगा तो नीचे होगा तो निचला प्रदक्षिणा पथ, ऊपर होगा तो ऊपरी प्रदक्षिणा पथ। ये जो चबूतरा होगा उसको कहेंगे मेधी। ये जो गोलाकार भाग है उसको कहेंगे अंड। ये बॉक्स जैसी संरचना को कहेंगे हर्मिका। इसके अलावा ये जो लंबा सीधा सा जो डंडा है उसको कहेंगे यष्टि, और जो छाते जैसी संरचना है उसको कहेंगे छत्र। और इसी छत्र के बारे में जब मैंने बताया कि ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न को दर्शाता है, जैसे बुद्ध, धम्म एवं संघ, तो यानी इस त्रिरत्न को प्रदर्शित करने के लिए संभवतः 3 संरचना बनाई जाती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर स्तूप में 3 ही हो, किसी में 1 रहेगा, किसी में 3 रहेगा, किसी में 5 रहेगा, किसी में 7 रहेगा। तो जहां 3 है उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये इन्हीं को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। संरचना, ये फुल स्टॉप है, पवित्र अवशेष को इसी में संरक्षित किया जाता है। ठीक है, हो गया, ये सारे चीजें समझ में आ गई। अब यहां पर एक पॉइंट और हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो इस स्तूप के बारे में, ये महत्व तो हम लोग देखेंगे ही, एक चीज इसमें और ऐड कर सकते हैं जो कि प्रश्न वगैरह में आ सकता है, जो आप दिखा सकते हैं। प्रकार, यानी स्तूप के प्रकार, कितने प्रकार के स्तूप होते हैं, तो इसको बताया जा सकता है। तो इसको बताने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो अलग अलग तरीके से बताया जा सकता है। तो आइए हेडिंग दीजिए, स्तूप के प्रकार। तो एग्जाम वगैरह में भी इसी तरह से आप लिख सकते हैं, सेंटर में दे दीजिए और इसको 4 भाग में बांट दीजिए, इस तरह से 4 भाग में अगर हम लोग बात करें तो ये 4 कौन कौन से हैं। तो पहला है शारीरिक स्तूप, दूसरा है पारिभौगिक स्तूप, तीसरा है उद्देशिका स्तूप, और चौथा है पूजार्थक स्तूप। तो 4 प्रकार के स्तूप यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और इस 4 प्रकार के स्तूपों के बारे में हम लोग थोड़ा सा बताएंगे कि आखिर ये स्तूप होते क्या है, इन स्तूप की मतलब क्या खासियत होती है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अब इस चारों प्रकार के स्तूप में अगर हम लोग देखें तो क्या कॉमन चीज है, ये तो पहला हो गया कि सब जो है स्तूप है। ये चारों प्रकार के स्तूप में क्या होता है, इसको समझते हैं थोड़ा सा, क्या अंतर होता है। अंतर यह होता है कि जो शारीरिक स्तूप है वो बुद्ध या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, पारिभौगिक, दूसरा जो पारिभौगिक, तो शारीरिक में होता है कि बुद्ध या बुद्ध से जुड़े हुए या कह सकते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोगों के शारीरिक अवशेष, जैसे किसी शरीर का अंग, यानी किसी का दांत है, किसी के बाल है, जलाने के बाद बचे हुए जो अवशेष है, उस पर यदि कोई स्तूप बनाया जाता है तो उसको कहेंगे शारीरिक स्तूप। पारिभौगिक स्तूप होता है कि जो बुद्ध द्वारा या बुद्ध के अनुयायियों या बुद्ध से जुड़े हुए भिक्षुओं द्वारा या बुद्ध के धर्म से जुड़े हुए लोगों के द्वारा वो अगर
कोई वस्तु का यूज करते थे, कोई वस्तु उपयोग करते थे, जैसे वस्त्र उपयोग करना, चरण पादुका उपयोग करना, बिछावन यूज करना, या कह सकते हैं कि भिक्षा पात्र यूज करना, तो इन सारे चीजों पर यदि स्तूप बनाया जाता है तो इसको कहा जाता है पारिभौगिक। उद्देशिका स्तूप क्या है? तो उद्देशिका स्तूप का मतलब होता है बुद्ध जिन जिन जगहों से जुड़े रहे उन जगहों पर यदि कोई स्तूप बनाया जाता है तो उसको उद्देशिका स्तूप कहा जाता है। और यह है पूजार्थक, ठीक है, पूजार्थक। पूजार्थक स्तूप का मतलब होता है कि बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोगों के द्वारा, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोगों के द्वारा यदि धार्मिक उद्देश्यों से या पूजा के उद्देश्यों से अगर किसी स्तूप की संरचना की जाती है तो उसको कहते हैं पूजार्थक। तो इस तरह से देखें तो 1 2 3 4 चार हमारे पास स्तूप दिखाई दे रहे हैं और इन चारों के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं शारीरिक स्तूप के बारे में। तो यानी लिख सकते हैं बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निर्मित स्तूप, जैसे दांत, केस, अस्थि आदि पर निर्मित स्तूप, ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि 8 स्तूपों की संरचना, यानी जो बुद्ध की मृत्यु के बाद जो उनके अवशेषों पर 8 स्तूप बनाए गए वैसे स्तूपों को हम लोग क्या कह सकते हैं? शारीरिक स्तूप कह सकते हैं। दूसरा आते हैं पारिभौगिक। तो पारिभौगिक स्तूप की अगर हम लोग बात कर लें तो ये क्या होता है? बुद्ध या बौद्ध संतों के द्वारा उपयोग किए गए वस्तुओं पर निर्मित स्तूप, जैसे चरण पादुका, चीवर, चीवर माने वस्त्र होता है, जो देखते होंगे कि बौद्ध धर्म में लाल रंग का एक गेरुआ कलर का वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह का एक वस्त्र होता है संघाटी। ये सब बौद्ध धर्म में वस्त्र का नाम है। संघाटी, भिक्षा पात्र आदि पर निर्मित स्तूप। तो अगर बौद्ध धर्म या बुद्ध से जुड़े हुए लोगों के अवशेषों पर यदि कोई स्तूप बनाया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? पारिभौगिक स्तूप कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं उद्देशिका स्तूप। बुद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों पर निर्मित स्तूप, जैसे राजगृह, वैशाली, कुशीनगर, सारनाथ आदि में
निर्मित स्तूप, यानी बुद्ध के जीवन का संबंध जिन जिन जगहों से रहा, जैसे लुम्बिनी हो गया जहां पे जन्म हुआ था, जहां वो ज्ञान प्राप्ति किए थे, जहां पर वो रहे थे, जहां पर वो यात्रा करते थे, जहां पर वो ठहरते थे, वैसे जगहों पर अगर कोई स्तूप निर्माण किया जाता है तो उसको उद्देशिका स्तूप कहा जाता है। और पूजार्थक स्तूप क्या होता है? तो पूजार्थक होता है, पूजार्थक में लिखेंगे बौद्ध अनुयायियों द्वारा धार्मिक या पूजा के उद्देश्य से निर्मित स्तूप की संरचना। यानी कोई भी बौद्ध अनुयायी अगर कहीं पर भी ऐसे ही कोई स्तूप बना दिया, जैसे मान लिए मैं बौद्ध धर्म का उपासक हूं और मुझे मन कर रहा है कि मेरे पास अपना एक पड़ोस में स्तूप होना चाहिए, तो मैंने बना दिया, तो वैसे स्तूप को क्या कहेंगे? पूजार्थक, यानी पूजा के उद्देश्य से बनाया गया स्तूप। और ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो कुछ किसी ने भी आकर के मॉडर्न एज में बना दिया है, ठीक है, कि बुद्ध से जुड़े हुए स्थल नहीं है लेकिन फिर भी वहां बना दिया है। लेकिन ज्यादातर आपको इसी तीन तरह के स्तूप देखने को मिलेंगे कि या तो बहुत प्राचीन है तो वो ज्यादा चांस होगा शारीरिक, पारिभौगिक वो भी प्राचीन श्रेणी में आएगा, उद्देशिका जो है वो प्राचीन से लेकर अब तक बहुत ज्यादा है। जैसे मान लीजिए राजगीर में बना हुआ है रत्नागिरी पहाड़ी पर, तो रत्नागिरी पहाड़ी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध जब राजगीर में ठहरे थे तो एक जगह है वेणु वन, उसी में वो ठहरते थे और तपस्या करने के लिए वो जाते थे उस रत्नागिरी की पहाड़ी पर, और पहाड़ी पर बैठ करके तपस्या करते थे। तो उसी तपस्या वाले जगह पर बनाया गया क्या? उद्देशिका स्तूप बनाया गया। तो वो बेसिकली उद्देशिका स्तूप का एक अंग है राजगीर का स्तूप। फिर इसके अलावा वैशाली जाते हैं तो वैशाली में आपको शारीरिक स्तूप भी बना था। क्यों? क्योंकि वैशाली के राजा जो है वो शारीरिक अवशेष लेकर के आके बनवाए थे, लेकिन जब वो नष्ट हो गया तो बाद में वैशाली में फिर से बनाया गया। तो वैशाली वो जगह था जहां पर बुद्ध बार बार आते थे और अपना जो अंतिम वर्षावास जो है उन्होंने वही वैशाली में किया था। तो ये इस लिहाज से भी वैशाली बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस तरह के चार तरह से नॉर्मली चार तरह के जो कह सकते हैं कि बौद्ध स्तूप बनाए जाते हैं और उन चारों में अंतर आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा कि शारीरिक स्तूप शरीर के अवशेषों पर बनाए गए स्तूप, पारिभौगिक स्तूप बुद्ध या बुद्ध से जुड़े हुए लोगों द्वारा यूज किए गए वस्तुओं पर बनाया गया, उद्देशिका बुद्ध के स्थानों पर बनाया गया, पूजार्थक पूजा के उद्देश्य से बनाया गया। अब आइए लास्ट में हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं सारा, अब हम लोग थोड़ा सा महत्व की चर्चा करते हैं। महत्व की चर्चा करते हैं, क्या महत्व है इस स्तूप का आज के समय में। तो यहां से अगर हम लोग महत्व निकालना हो, तो अगर आपको कोई कहे कि महत्व निकाल के बताइए, तो महत्व के अगर हम लोग चर्चा करें तो महत्व निकाल के बताइए का मतलब यह होता है कि महत्व से रिलेटेड जो पॉइंट्स है उसकी चर्चा हो रही है। तो जैसे हम लोग को महत्व निकालना हो तो हम लोग कुछ कुछ सोचेंगे कि किस आधार पर निकाल सकते हैं। तो धार्मिक आधार पर इसका महत्व बहुत ज्यादा है, कला की दृष्टि से इसका महत्व है, विरासत और संस्कृति की दृष्टि से इसका महत्व है, आधुनिक समय में पर्यटन की दृष्टि से इसका महत्व है, सांस्कृतिक जुड़ाव की दृष्टि से इसका महत्व है। तो जितने तरह के हमारे पास पॉइंट आएंगे इसी पॉइंट से निकाल करके यहां पे महत्व हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी महत्व की चर्चा हम लोग यहां पे कर ले रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्तूप बौद्ध धर्म एवं दर्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो बौद्ध धर्म और दर्शन की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। इसके अलावा अगर देखें, स्तूप की संरचना
प्राचीन स्थापत्य कला, रॉक कट। रॉक कट का मतलब होता है पत्थर को काट करके बनाया गया। रॉक कट कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तीसरा, सांस्कृतिक या प्राचीन सांस्कृतिक जीवन को दर्शाता है। प्राचीन धरोहर एवं विरासत स्थल है। ब्रैकेट में सांची स्तूप को 1989 में विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया तो विश्व विरासत स्थल का भी है। आधुनिक समय में धर्म, संस्कृति, पर्यटन, कला का प्रमुख केंद्र है। तो स्तूप जो होते हैं वो आधुनिक समय में धर्म, संस्कृति, पर्यटन, कला सभी दृष्टियों से एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो किसी भी प्रश्न का थोड़ा महत्व निकाल सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में? तो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस ये है कि धर्म की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता है। हमारी लाइफ में और क्या इंपॉर्टेंस निकाल सकते हैं? तो प्राचीन कला शैली के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है। प्राचीन संस्कृति के लिहाज से, यानी ये लोगों का जीवन यापन कैसा था, कैसे लोग जीते थे, ये जानने में हमको ये स्तूप मदद करते हैं। प्राचीन हमारी जो धरोहर है, विरासत है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। और आधुनिक समय में पर्यटन की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, एक धार्मिक दृष्टि से ये केंद्र काफी महत्वपूर्ण है। और ये यहां पर आप पॉजिटिवली इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्तूप का हो गया लगभग सारा पार्ट। अब ये सारे पार्ट आप समझ गए हैं तो स्तूप समझना बहुत ही आसान हो गया है। ठीक है, अब इसमें जो मैंने बताया कि सांची का जो स्तूप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो प्राचीन हमारे स्तूप है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सांची का स्तूप है। तो सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। बाद में शुंग शासक तथा सातवाहन शासकों ने इसका विस्तार किया था। सांची स्तूप का नाभिक गोलार्ध ईंट की संरचना से के रूप में भगवान बुद्ध के अवशेषों के ऊपर बनाया गया है, जिसके आधार पर एक उभरी हुई छत, शिखर पर एक रेलिंग, पत्थर की छतरी और एक छत जैसी संरचना बनी हुई है। सांची स्तूप खास इसलिए भी है क्योंकि इसे देश की सबसे पुरानी शैल संरचना माना जाता है। इस संरचना को महान स्तूप या स्तूप संख्या 1 कहा जाता है। और स्तूप के चारों ओर बने सुंदर तोरण द्वार पर बनी खूबसूरत कलाकृतियों को भी भारत की प्राचीन और सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक माना जाता है। स्तूप के दक्षिणी किनारों पर अशोक सिंह स्तंभ पाया जाता है। यह साबित करता है कि सांची कलात्मक गतिविधियों का केंद्र था। सांची स्तूप को 1989 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल या विरासत स्थल के रूप में इसको चिन्हित किया है। तो कभी कभी हो सकता है कि आपको क्या करेगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि स्तूप के बारे में बताइए और स्तूप की
संरचना को बताइए, स्तूप के प्रकार को बताइए, स्तूप के विकास को बताइए, स्तूप क्या होता है इसके बारे में बताइए। तो इस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो ये स्तूप अब आपको समझ में आ गया है। तो चलिए एक प्रश्न लिख करके हम लोग इसको अभ्यास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा और इससे आप आंसर अच्छे से लिख पाएंगे। चलिए प्रश्न नोट कीजिए, क्वेश्चन की बारी आ गई है। क्वेश्चन है कि प्राचीन स्थापत्य कला में स्तूप के विकास एवं संरचना का वर्णन करें। और क्वेश्चन अगर हम लोग देख लें तो यहां पर अंक अगर देखें तो यह 8 नंबर का है। शब्द जो यूज करना है इसमें लगभग 150 शब्द यूज करना है, ज्यादा यूज नहीं करना है क्योंकि 8 अंक का है तो इतना ही यूज करना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि पहले प्रश्न को पढ़ना है। तो प्राचीन स्थापत्य कला की बात कर रहा है, फिर बात कर रहा है कि स्तूप की, और स्तूप में दो चीजें पूछ रहा है वो, एक तो पूछ रहा है उसका विकास बताइए और दूसरा क्या पूछ रहा है, संरचना बताइए। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि आखिर इसमें पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन को डिवाइड करना, डिवाइड करेंगे तो यहां पे हम बांटेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक क्या बनेगा, भूमिका, इंट्रोडक्शन, तो भूमिका बनाएंगे। दूसरे पार्ट में हम चूंकि यहां पर स्तूप के विकास की चर्चा हो रही है और संरचना की चर्चा हो रही है तो हम यहां विकास वाले पार्ट को पहले बताएंगे क्योंकि पहले ये पूछा गया है। दूसरा फिर इसके बाद हम क्या बताएंगे, संरचना बताएंगे। अब चूंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसमें हमें नहीं पूछा गया है कि स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो ये नहीं पूछा गया है। तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं या उसको कहीं और परिचय वगैरह में ही डाल के, छोटा सा डाल के खत्म कर देंगे, क्योंकि उसको डिटेल करेंगे तो 150 शब्दों में नहीं हो पाएगा, ज्यादा शब्द में चला जाएगा। तो कहीं पर उसको संक्षिप्त में थोड़ा सा लिख के खत्म कर सकते हैं, या संरचना में ही ये बता देंगे कि ये स्तूप जो बनते हैं ये उद्देश्यों से बनते हैं। तो अलग से उसको बहुत डिटेल नहीं करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग यहां पर निष्कर्ष निकाल देंगे और पॉजिटिव निष्कर्ष निकालेंगे। तो महत्व वाला जो बिंदु सब था ना, उस महत्व वाले में से 2-3 बिंदु पकड़ के जोड़ के पॉजिटिव निष्कर्ष निकाल देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फ्रेम तैयार हो गया। अब इस फ्रेम पे हमको आंसर लिखना है। तो आंसर लिखने जाएंगे तो सबसे पहले स्टार्ट क्या होगा, भूमिका। तो भूमिका से हमारा प्रश्न का उत्तर जो है वो स्टार्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो पिछले 2-3 क्लास में सीखे हैं वहां से बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे कंटेंट को पढ़ा जाता है, कैसे कंटेंट को लिखा जाता है, कैसे कंटेंट को आंसर फॉर्मेट में तैयार किया जाता है। और ये बहुत जरूरी है कि आपको केवल पढ़ना नहीं आना चाहिए बल्कि लिखना आना चाहिए, और डे 1 से मेंस में लिखना है। ये नहीं कि हाँ सर हम पहले पढ़ लेते हैं ना 1 महीना फिर लिखना शुरू करेंगे, वो 1 महीना कभी नहीं आएगा बाबू। जिस दिन से पढ़ना शुरू करो उसी दिन से लिखना शुरू करो। पहले दिन हो सकता है बहुत गंदा लिखाएगा, हैंडराइटिंग भी, टाइम भी नहीं हो पाएगा, कंटेंट भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सबकी शुरुआत ऐसे ही होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करना है। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। ये मैं आपको अपने समझ के लिए बता रहा हूं। इसको ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में बनाने शुरू कर देना है या उत्तर में बनाना शुरू कर देना है, ये नहीं करना है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि किस वे में हमारा उत्तर जाना चाहिए, पहले क्या जाएगा, फिर क्या जाएगा, फिर क्या जाएगा। ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में भी ऐसा ऐसा हम बनाना शुरू कर देंगे, तो नहीं करना है। ठीक है, तो भूमिका की बात करते हैं और इसी पर थोड़ा चर्चा करते हैं और स्टार्ट यहीं से करते हैं। तो भूमिका में हम लोग लिख सकते हैं जो भी हमारे पास कंटेंट है उसके हिसाब से हम लोग भूमिका बनाना शुरू करेंगे। लिखिए, प्राचीन स्थापत्य कला के अंतर्गत बौद्ध धर्म से संबंधित
स्तूप, चैत्य, गुहा एवं विहार आदि का निर्माण किया गया, जिसमें बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल एवं स्थापत्य कला की कलात्मकता की दृष्टि से स्तूपों का विशेष महत्व है। विशेष महत्व है। तो ये हमने सिर्फ एक छोटा सा परिचय दे दिया, बहुत ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसलिए बहुत ज्यादा शब्द भी खर्च नहीं करना है। सिंपल सा हो गया कि प्राचीन स्थापत्य कला में बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप भी बना, चैत्य भी बना, गुहा भी बना, विहार भी बना, लेकिन बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल के रूप में और स्थापत्य कला की कलात्मकता की दृष्टि से उस स्तूपों का विशेष महत्व है। अब ये स्तूप के बारे में हम लोगों ने परिचय दे दिया। अब आज अगला क्या आ जाएगा? विकास। तो चूंकि हमें यहां पर ध्यान ये देना है कि हमें जो प्रश्न का उत्तर देना है वो कम शब्दों में देना है। तो यहां स्तूप का विकास इस तरह से बना देंगे, स्तूप का विकास। अब ये बना दिए और इसको क्या कर सकते हैं, अब आप लिखे कम और समझाएं ज्यादा। तो यहां पर चूंकि बौद्ध धर्म वाला पार्ट हम लोग ले रहे हैं तो हम वैदिक काल वाला छोड़ भी सकते हैं, ठीक है? तो वैदिक काल वाला छोड़ सकते हैं। तो स्तूप का विकास की अगर हम लोग बात करें तो महाजनपद काल में बौद्ध धर्म से जुड़े स्तूपों का निर्माण प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में इसमें केवल मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। ये महाजनपद काल का बना दिए। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। मौर्य काल में अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में करवाया। इस काल में स्तूपों में ईंट का प्रयोग प्रारंभ हुआ।
तो इसी काल में ईंट का प्रयोग किया गया। तो इसको फिर यहां पे एक मैप बना करके दिखा देना है कि कैसे स्तूप बनाए जाते थे। ईंट का प्रयोग किया जाता था और इस कालखंड में यहां पर अवशेष हुआ करता था। अवशेष हुआ करता था और उसी के ऊपर वहां मिट्टी से बनता था, यहां ईंट से बनता था। ठीक है। नेक्स्ट, मौर्योत्तर काल, ब्रैकेट में शुंग, सातवाहन में ईंट के साथ साथ पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा। तो चूंकि शब्द कम रखना है तो बहुत डिटेल नहीं कर सकते हैं, इस तरह से ये हो जाएगा। और वेदिका जो होगा, यानी ये जो मैंने बताया था कि बाउंड्री घेरा जाता था, तो स्पेशली बाउंड्री जो होता था ये जो है ये पत्थर का होता था। ठीक है। तो यहां पर आप इसमें दे सकते हैं कि पत्थर का प्रयोग। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में इसमें पत्थर पर अलंकरण को प्रधानता दी गई। तो गुप्त काल के बाद जो है गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल जो था उसमें क्या हुआ कि पत्थर पर होता था और पत्थर के साथ साथ उसको सजाने लगे, पत्थर पर कुछ कुछ बना करके दिखाने लगे। तो ये हो गया आपका विकास क्रम को ऐसे करके शॉर्ट में आप दिखा सकते हैं। क्योंकि शब्द कम रखना है तो कम शब्द में लिखना है और फोटो ज्यादा से ज्यादा बना देना है। फिर आ जाना है संरचना पे। तो संरचना पे आइए, हेडिंग दीजिएगा संरचना। अब चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, संरचना बना देना है। सबसे पहले तो एक संरचना बना देना है कि ऐसे ये होता है, आज के डेट का स्तूप ऐसा होता है। और इसमें जरूर लिख देना है कि कौन सा पार्ट क्या है। तो ये तोरण है, ये याद हो गया होगा। वेदिका, इसके अंदर जाएंगे तो प्रदक्षिणा पथ, इसके अंदर जाएंगे तो मेधी, ये है अंड, हर्मिका, यष्टि और ये छत्र। तो इस तरह से ये आपने 8 बना दिए और 8 को अब क्या कर देना है, यहां पे फटाफट फटाफट करके इसको एक्सप्लेन कर देना है कि कौन क्या होता है। तो तोरण, तो स्तूप में प्रवेश हेतु
निर्मित द्वार। तो स्तूप में प्रवेश करने के लिए जो द्वार होता है उसको तोरण कहते हैं। वेदिका, स्तूप की सुरक्षा हेतु निर्मित घेरावा। तो वेदिका जो हो गया वो सुरक्षा हेतु निर्मित घेरावा। उसके बाद क्या है? प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ तो स्तूप के चारों तरफ भ्रमण हेतु निर्मित पथ, यानी जो रास्ता है उसको कहेंगे प्रदक्षिणा पथ। मेधी, मेधी का मतलब क्या हो गया? चबूतरा। तो स्तूप के निर्माण हेतु निर्मित ऊंचा चबूतरा, जो चबूतरा बनाया जाएगा उसको कहेंगे ये मेधी। मेधी के ऊपर फिर अंड, मेधी के ऊपर निर्मित अर्धगोलाकार संरचना। एग्जाम में कंटेंट बताना और समय से बताना दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। हर्मिका, अंड के ऊपर निर्मित आयताकार संरचना जिसमें पवित्र अवशेष होते हैं। यष्टि, यष्टि तो हर्मिका के ऊपर निर्मित स्तंभ, यानी जो पिलर है। और लास्ट में हो गया क्या? छत्र। तो यष्टि में निर्मित छाते जैसी संरचना। अब अगर आपके पास समय है तो जो तोरण में मैंने बताया था कि चार दिशा को डिनोट करने के लिए चार बनाए जाते हैं इस तरह से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये बना सकते हैं। जो थोड़ा डिटेल में लिखना चाहते हैं तो डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को समय के अनुसार, शब्द के अनुसार ये सजाया जाता है। तो कंटेंट हमेशा ज्यादा पढ़ा जाता है और फिर उसको जो है परिस्थितियों के अनुसार अरेंज कर लिया जाता है कि हमको कितना जरूरत है, कितना कंटेंट हम लिख सकते हैं, समय कितना हमको मिला हुआ है, तो उसके हिसाब से यूज किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा कंटेंट जमा करते हैं, कंटेंट लिमिटेड जमा करते हैं और उसको चीजों को सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसमें चूंकि हम प्रकार बता नहीं पाए और रीजन ये है कि जरूरत नहीं था, विकास बता दिए। ये सब विकास में ही अगर चाहते तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि ये जो स्तूप बने अलग अलग कालों में, तो ये चार प्रकार के थे। जैसे एक शारीरिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप, पारिभौमिक स्तूप और पूजार्थक स्तूप। तो ये चार प्रकार के स्तूप बनाए जाते थे। तो ये भी इसमें चाहेंगे तो कहीं पे ऐड कर सकते हैं। लास्ट में कहां पहुंच जाएंगे? निष्कर्ष के पास। और निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव लिखना है। तो निष्कर्ष पॉजिटिव लिखना है तो यहां पर हम जो महत्व वाली चीजें थी, जो महत्व में हम लोगों ने पढ़ा था,
वहां पे काफी पॉजिटिव चीजों को हमने पढ़ा था। तो वो वाला पॉजिटिव वाला पॉइंट सब जोड़ करके आप यहां पे क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे धर्म की दृष्टि से इंपॉर्टेंस रखता है, इसके अलावा अगर बात करें तो कला की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक धरोहर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बौद्ध दर्शन के ही लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे चीजों को जोड़ करके एक अच्छा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो निष्कर्ष में अब आ जाएंगे तो हम लोग यही कर देंगे कि प्राचीन काल में निर्मित ये स्तूप आज बौद्ध संस्कृति प्राचीन कला रूप तथा भारतीय विरासत के वाहक हैं। तो बहुत संक्षिप्त में भी आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो प्राचीन काल में निर्मित ये स्तूप आज बौद्ध संस्कृति, प्राचीन कला रूप तथा भारतीय विरासत के वाहक हैं। यानी ये बौद्ध संस्कृति को बताते हैं, प्राचीन कला को बताते हैं, भारतीय विरासत को बताते हैं, और एक ही लाइन में हमने सारे बातों को घुसा करके खत्म कर दिया। तो यानी आप कम से कम शब्दों में भी आप चाहे तो अच्छे से कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो इसमें आपने बहुत सारे चित्रों का यूज कर दिया। अब सोचिए कि एक शॉर्ट क्वेश्चन था, उस शॉर्ट क्वेश्चन में आपने एक फिगर, दो फिगर, तीन फिगर, उसके बाद ये चौथा फिगर, तो चार फिगर ऐड कर दिया, अच्छा कंटेंट लिख दिया, तो आराम से इसमें से 8 में से आपको जो है 5 नंबर या 4.5 नंबर, 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे, बड़ा अच्छा नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि सर 5 ही मिलेगा, 8 में 8 मिलेगा कि नहीं। तो 8 में 8 किसी को नहीं मिलता है, किसी को दिया नहीं जाता है। और दूसरा यह है कि यहां पर आपको 60% नंबर लाना होता है। 60 टू 65% अगर आपको नंबर मिल गया ना तो बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। ठीक है, क्योंकि 50-55% पे तो रिजल्ट आ जाता है, और तो अगर आप 60-65% नंबर लाते हैं तो बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। तो आज का क्लास हम लोग थोड़ा सा यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और कल के क्लास में हम लोग इस स्थापत्य कला में जो स्टार्टिंग में चर्चा कर रहे थे, तो उसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे यहां पर पिछले क्लास में हम लोगों ने मंदिर स्थापत्य कला को देखा था, पिछले क्लास में हम लोगों ने मंदिर स्थापत्य कला को देखा था, आज वाले में हम लोगों ने स्तूप देखा। कल हम लोग चैत्य, गुहा और विहार तीनों देखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा लंबा खींचेंगे और इसको तीनों को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। शुरू में थोड़ा धीरे चल रहे थे कि आपको समझ में आए, पहले ये जान पाए कि आखिर हम लोग ये कर क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, आंसर में कैसे इसको यूज करेंगे। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एक होमवर्क आपके लिए बता देते हैं, जिसको आप लोग घर पे कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उसको लिखें। तो यहां पर एक होमवर्क बौद्ध स्थापत्य कला के अंतर्गत स्तूप स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा, नागर एवं द्रविड़ शैली के
कलात्मकता का तुलनात्मक वर्णन करें। ये दो क्वेश्चन हो गए आपके होमवर्क के लिए। कि पहला तो हो गया जो आज पढ़े हैं कि बौद्ध स्थापत्य कला के अंतर्गत स्तूप स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका डेवलपमेंट भी इसकी विशेषता है, इसकी संरचना भी इसकी विशेषता है, इसके प्रकार भी इसकी विशेषता है। तो सारे चीजों को आप बता सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद है नागर एवं द्रविड़ शैली कलात्मकता का तुलनात्मक वर्णन करें। तो नागर एवं द्रविड़ शैली में तुलना करना है। तो कल मैंने एक जो क्वेश्चन बताया था कि कैसे हम दोनों को अलग अलग बांट के दोनों की विशेषता दिखा सकते हैं, अंतर दिखा सकते हैं। तो उन सारे चीजों को यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना कोशिश कीजिए, जैसे भी आपको लगता है कि इसको हम अच्छा कर सकते हैं तो अपना अपना थोड़ा कला दिखाइए। मैं हर वाले क्वेश्चन में अगर ऐसे बता दूंगा कि ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, तो आपका जो अपने अंदर का जो टैलेंट है ना वो नहीं निकल के आएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए ये आपको जो है ये इसको देख सकते हैं। तो चलिए इसको आप लोग कल लिख के आइए। सुनील कुमार सर, लिखने के बाद जांच हेतु भेजेंगे कैसे? जांच हेतु भेजना ही नहीं है, जो लिखेंगे वो मैंने लिखना सिखा रहा हूं और इसको आपको घर पे लिखना है। जांच केवल उनके लिए है जो इस पूरे सीरीज को पढ़ लेंगे। तो जो एक लास्ट टेस्ट होगा उस लास्ट टेस्ट का जांच किया जाएगा कि आपने कितना सीखा, ठीक है। उदय वाले बच्चों के लिए किट दे दिया गया है, आपको अगर जरूरत है तो आप लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको लेना है। बुलेट पॉइंट्स डाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल पॉइंट डाल सकते हैं। उत्तर खुद से लिखना है, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं उसी चीज को लिखना है। तो इसमें ऐसा कोई अजूबा तो आप लिखे नहीं कि हाँ हर क्वेश्चन को आपको जांच कर पाना संभव है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन का जांच कर पाना थोड़ा ऑनलाइन में संभव नहीं हो पाता है। आप भेजेंगे फिर जांच होगा तो बहुत टाइम टेकिंग होता है। चलिए, तो इसको आपको लिखना है और इसको कंप्लीट करिए और कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे। द्रविड़ शैली नहीं हुआ है, कल ही तो द्रविड़ शैली पढ़ाए हैं यार, कि नागर एवं द्रविड़ शैली कल ही तो पढ़ाए हैं। जांच सीरीज लेके आइए सर, जांच सीरीज को ही टेस्ट सीरीज बोलते हैं। तो जो आप लोग पढ़ लीजिएगा ना तो टेस्ट सीरीज में लिखिएगा, वहां पे जांच होगा बढ़िया से, ठीक है। फिगर को बॉक्स में करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कर वाला होमवर्क जो बनाए हैं सर उसका क्या, उसको रखिए, उसको फेंकना थोड़ी है। हाँ, टॉपर्स का कॉपी यार मैं भूल गया। मैं व्हाट्सएप पे होगा मेरे, लेकिन मैंने इस पीपीटी में शामिल नहीं किया है, तो कल मैं इसको शामिल कर दूंगा, ठीक है। गौरव कुमार सर, मेरा कमेंट नहीं देखे? तुम कमेंट में कुछ लिख ही नहीं रहे हो तो देखें क्या? टॉपर्स का कॉपी का सर एनालाइज करवा दीजिए। अभी पहले उतना बनो तब टॉपर्स का कॉपी का एनालाइज करना। पहले टॉपर्स की कॉपी को सिर्फ मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि आपको ऐसा ना लगे कि टॉपर्स बहुत अलग चीज लिखते हैं। टॉपर्स लिखते अच्छा है ये मैं दिखाऊंगा, ये नहीं कि हाँ सर ऐसा हम कैसे लिखने लगेंगे। वो आप लिखने लगेंगे जब ऐसा करते जाएंगे तब, ठीक है। सर स्थापत्य कला में सारा चीज लिखना होगा, जैसे मंदिर स्तूप मूर्ति में, हाँ वैसे ही लिखिए। मुरली मिश्रा सर मेरा मैसेज नहीं देखें, देख लिए भाई। बबीता कुमारी मेरा मैसेज नहीं देखें। हाँ, ऊपर लिखकर नीचे चित्र बना सकते हैं अगर जगह कम बन रहा है तो। ऐसे नॉर्मली बाएं में लिख के दाएं में चित्र बनाना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। कल मैं वो टॉपर कॉपी जो है इसमें पीपीटी में शामिल कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना